नमस्कार, स्वागत है आपका अफसरनामा में। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। हमारे साथ आज एक ऐसे आईएफएस अधिकारी हैं जिन्होंने बेहद कम उम्र में इस अधिकारी के पद को, आईएफएस को क्लियर कर लिया था। छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, पूरी तरह छत्तीसगढ़िया रंग में रंगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ की जो परंपरा है, संस्कृति है, अपने काम के दौरान उन्होंने उसे कई पहचान दी है। जिस भी विभाग में रहे अपनी पहचान छोड़ी है। गढ़कलेवा की बात कर ले, पुरखौती मुक्तांगन की बात कर ले, जिसे छत्तीसगढ़ की संस्कृति के तौर पे पहचाना जाता है, उन्हीं की देन है। उसके अलावा रामवन गमन पथ जिसकी बात करते हैं हम, उनके दिमाग की ही कॉन्सेप्ट है, उस पर वो लग कर काम भी कर रहे हैं। 1985 बैच के अधिकारी हैं। हमारे साथ मुलाकात करिए आईएफएस अधिकारी राकेश चतुर्वेदी जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राकेश जी, आपने जो शुरुआत की बात की, हमने देखा कि काम को लेकर आपकी चर्चाएं तो हमेशा होती हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति से आप हमेशा जुड़े रहे, जिस भी विभाग में रहे, छाप भी अपनी छोड़ी, लेकिन बहुत कम उम्र में आपने इस परीक्षा को क्लियर किया था। मैं मूलतः रायपुर का ही रहने वाला हूँ। मेरा जन्म कंकाली तालाब के पास, कंकाली मंदिर के पास सितंबर 1962 में मैं पैदा हुआ था। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि एक डेढ़ कमरे की चाल में मेरे पिताजी अपने बड़े भाई के दो बच्चों के साथ में उन्होंने अपनी जीवन यात्रा शुरू की थी। उस समय वो सेंट पॉल्स स्कूल रायपुर में टीचर हुआ करते थे। और उसके पश्चात महामाया मंदिर के पास एक चाल में हम लोग शिफ्ट हुए थे। फिर उसके बाद शीतला मंदिर के पास एक चाल में शिफ्ट हुए थे। तो बचपन से घर के संस्कार कुछ ऐसे थे कि 1983 में जब मैंने ग्रेजुएशन किया सिविल इंजीनियरिंग में, तो 1983 तक 6 साल की उम्र से लेकर के एक निश्चित रूटीन था हमारा कि स्कूल से या कॉलेज से लौट के आने के बाद हम अपने 4-5 दोस्तों के साथ में मैं महामाया मंदिर जाता था। और वहाँ से बूढ़ा तालाब के बीच में एक गार्डन है, वहाँ हम लोग जाते थे और बातें करते हुए शाम को 6:30-7 बजे तक घर आते थे और उसके बाद अपने अपने काम में लग जाते थे। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जो थी वो अमीनपारा प्राइमरी स्कूल में हुई, पुरानी बस्ती में। और मिडिल स्कूल और हाई स्कूल मैंने सेंट पॉल्स उच्चतर माध्यमिक शाला से किया। और उसके बाद रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से मैंने 1983 में सिविल इंजीनियरिंग में बीई किया। और 5 साल मैंने यूनिवर्सिटी टॉप भी किया था। और बचपन से किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वो शौक आज भी जारी है। इसके अलावा डिबेट, स्पीच कंपटीशन, एसे राइटिंग कंपटीशन, क्विज कंपटीशन, इसमें मैं बहुत हिस्सा लेता था। और मुझे इस बात का फक्र है कि 1983 तक के मैं जिस कंपटीशन में भी भाग लेने जाता था, बाकी लोग जो है वो सेकंड पोजीशन की तैयारी करते थे। बचपन से ही एक ऐसा घर का भी माहौल वैसे ही था। मेरे पिताजी खुद 3 सब्जेक्ट्स में एमए थे, हिंदी में, हिस्ट्री में और संस्कृत में। तो एक ऐतिहासिक साहित्यिक परिवेश जो है वो बचपन से मिला और उसमें आज भी मेरी रुचि काफ़ी है। खेलों के प्रति मैं बहुत एफिशिएंट किसी भी खेल में नहीं था, लेकिन सारे खेल खेलता था मैं। मतलब आपने जो बताया उसको देख के लगता है कि मेधावी आप शुरू से ही रहे हैं, स्टूडेंट्स के समय से ही। वो परंपरा शायद आज तक जीवित है। उसमें आप जिस भी फील्ड में गए, जिस भी डिपार्टमेंट में गए, पहचान आपने इसीलिए वहाँ पर छोड़ी है। आप जिस भी डिपार्टमेंट में गए, एक खास चीज, जैसे गढ़कलेवा की बात कर ले या पुरखौती मुक्तांगन की बात कर ले, छत्तीसगढ़ की संस्कृति की पहचान है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति और संस्कृति से लगाव क्या आपको किस तरीके से हुआ, कैसे आपके साथ साथ चला कि जिस भी डिपार्टमेंट में गए छाप आप वहां पर छोड़ते चले गए? मेरा जो पैतृक गांव था वो खारू नदी के किनारे पाटन के पास में था। और मेरा ननिहाल था खैरागढ़ में। तो हम लोग बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में, दिवाली की छुट्टियों में और शीतकालीन छुट्टियों में गांव जाते थे। तो वो एक ग्रामीण परिवेश का मुझे बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत लगाव भी है। और जो पढ़ने के दौरान मुझे ऐसा लगता था कि छत्तीसगढ़ में बहुत संभावनाएं हैं काम करने की, लेकिन अवसर नहीं मिलता था। क्योंकि वन विभाग की सेवा में आने के बाद में सामान्यतः ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा अलूफ हो जाते हैं। पर्यटन और संस्कृति, ये 2 विभाग ऐसे हैं जो किसी भी राज्य के वो सॉफ्टवेयर हैं। और जब तक पैशन न हो आदमी में, वो इन 2 विभागों में काम नहीं कर सकता है।
आवश्यकता इसमें सिर्फ इस बात की होती है कि ऐसे स्थलों को चिन्हांकित करना, उनको डेवलप करना, उसके लिए फंड्स की व्यवस्था करना, रिसोर्सेज डेवलप करना। तो इन 6 साल का जो समय मुझे अपने सेवा काल में मिला, 2 साल पर्यटन में और 4 साल संस्कृति विभाग में, तो मुझे बहुत करीब से छत्तीसगढ़ की कला, साहित्य, संस्कृति, यहाँ की जो विरासत है, यहाँ के वो तमाम जो पुरोधा लोग हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उन सभी लोगों के साहित्य को मुझे पढ़ने का, क्योंकि पढ़ना मेरा शौक था, तो इसलिए मैंने उसको पढ़ा। और जब आप पढ़ेंगे तो आपको उस क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलेगी। जब जानकारी मिलेगी तो यदि आपके अंदर में उत्सुकता है तो आप उसको विकसित करने का या संजोने का प्रयास करेंगे, और वो प्रयास मैंने किया। और इसीलिए छत्तीसगढ़ की जो कला, साहित्य, संस्कृति थी, या यहाँ के पर्यटन स्थल थे, यहाँ के जो विरासत थी, यहाँ के जो धार्मिक पर्यटन स्थल के जगहें थी, इनको मैंने काफ़ी घूमा। और इन 6 सालों में मुझे जब ये अवसर मिला तो मुझे लगा कि इसको देश के नक्शे पे लाने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। गढ़ कलेवा की बात कर लें, एक अलग ही कॉन्सेप्ट था और आज इसको विस्तार भी दिया जा रहा है। ये कहाँ से दिमाग में आया आपके कि ऐसा भी कुछ होना चाहिए? मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में 1978 में गया तो वहाँ पर लोग, पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में होती थी, लोग हिंदी में बात करते थे। लेकिन जब मैं देखता था कि महाराष्ट्र के लोग आपस में मिलते थे तो मराठी में बात करते थे, बंगाल के लोग मिलते थे तो बंगला में बात करते थे, मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में ये कल्चर स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया था कि जो छत्तीसगढ़ी मूल के लोग थे वो लोग आपस में छत्तीसगढ़ी में बात करें। और मैं बात करता था। आज मेरी कम से कम लगभग 33 साल की सेवा वन विभाग में होने जा रही है। आज भी मैं पहले दिन से जहां मेरी पोस्टिंग हुई थी तब से लेकर आज तक मेरा 50% जो कम्युनिकेशन है वो छत्तीसगढ़ी में होता है। यदि मुझे मालूम है कि सामने वाला व्यक्ति छत्तीसगढ़ का है, छत्तीसगढ़ी मूल का है, छत्तीसगढ़ी समझता है, तो मैं छत्तीसगढ़ी में ही बात करता हूं। बचपन में मेरे घर में मेरी बहन नहीं थी, तो जितने जो पारंपरिक व्यंजन घर में बनते थे होली के समय या दिवाली के समय या विभिन्न त्योहारों में, उसमें मैं अपनी माताजी की मदद करता था। जैसा कि आमतौर पे होता है कि घर में लड़कियां ना हो तो लड़के ही साथ में, ये स्वाभाविक भी है। तो वो बचपन से माताजी जब भी ऐसे व्यंजन बनाने की तैयारी करती थी तो मेरी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। तो उन सारे व्यंजनों के प्रति रुचि बचपन से रही है मुझे आज भी मेरी पहली प्राथमिकता जो है वो छत्तीसगढ़ी व्यंजन या छत्तीसगढ़ी साग सब्जी ही है। तो ये कभी ऐसा अवसर मिलता नहीं था। जब संस्कृति विभाग में गया तो वहां पर एक जगह थी जो काफी गंदगी का ढेर था, कचरा था, वहां पर एक टूटा फूटा सा कैंटीन था। तो 1 साल मैंने बहुत प्रयास किया कि कोई उसको रेंट पे ले ले या कोई चलाए उसको, लेकिन मैं सफल नहीं हो पाया क्योंकि कोई भी व्यक्ति आगे नहीं आया। फिर एक दिन हम संस्कृति विभाग के कुछ अधिकारियों के साथ में बैठे चर्चा कर रहे थे, तो ऐसे ही एक ख्याल आया। और बहुत से हमारे मित्र हैं जो पत्रकारिता में भी हैं या दूसरे उसमें भी हैं, उन सबको मालूम है कि पर्यटन में और संस्कृति में मेरा शाम का 5 से 6 बजे का समय जो है वो फिक्स रहता था। यदि किसी भी व्यक्ति को कोई भी बात करनी है तो वो बिना सूचना दिए, बिना फोन किए वो आ जाता था। वो समय 1 घंटे का मेरा ऐसा रहता था जिस समय मैं सारे लोगों से बैठ करके हम लोग बुद्धि विलास करते थे, चर्चाएं करते थे। और उसी चर्चा में एक बार ये बात आई कि क्यों नहीं इस जगह को एक पारंपरिक परिवेश दे करके छत्तीसगढ़ी व्यंजन का एक सेंटर खोला जाए। तो जब हमने उसमें पारंपरिक कलाकारों को बुलाया अंबिकापुर से, बस्तर से, और उन्हीं लोगों से हमने उनकी शैली में उस परिवेश को सजाया, संवारा। और उसके बाद में फिर एक महिला स्व सहायता समूह को हमने उसको चलाने के लिए दिया और उसका नाम रखा छत्तीसगढ़ का गढ़ और कलेवा व्यंजन। तो हमने उसका नाम रखा गढ़ कलेवा। और ये निर्णय वाकई ऐतिहासिक बन गया और आज इतना फेमस हो गया कि छत्तीसगढ़ के और भी तमाम सेंटर्स पे खोलने की बात की जा रही है इसकी। सर, एक और राम वन गमन पथ की हम बात करते हैं। आपके दिमाग की उपज थी वहाँ पर, आपका भी कॉन्सेप्ट था, आपका भी उसमें योगदान है। कैसे ये दिमाग में आया कि छत्तीसगढ़ में भी इस तरीके से डेवलप किया जा सकता है? मैंने वाल्मीकि रामायण जो है ना वो पूरा पढ़ा हुआ है, और उसमें रामचंद्र जी के वनवास में दंडकारण्य का उल्लेख आता है।
2005 में जब मैं पर्यटन मंडल में प्रबंध संचालक था तो दिल्ली में एक एग्जीबिशन में मैंने देखा कि एक दिल्ली का संगठन था, एक ऑर्गेनाइजेशन था, एक संस्था थी जिन्होंने लगभग 30-40 साल से वो भारतवर्ष में राम वनगमन मार्ग पे काफ़ी शोध कर रहे थे। उस प्रदर्शनी में मैंने देखा कि जो मैप उन्होंने बनाया था उसमें छत्तीसगढ़ का पूरा एरिया शामिल था। तो मैंने उन लोगों से अनुरोध किया और वो लोग रायपुर आए। रायपुर में आकर के उन्होंने यहाँ पर भी एग्जीबिशन लगाया 3 दिन का। उसके पश्चात मैंने उन लोगों से अनुरोध किया कि भाई छत्तीसगढ़ में जो समय जो रामचंद्र जी ने बिताया है वो लगभग 14 वर्ष के वनवास में 9 से 10 साल छत्तीसगढ़ में उन्होंने बिताया है, तो क्यों ना छत्तीसगढ़ के लिए अलग से एक परिकल्पना की जाए। और उसमें फिर मैंने छत्तीसगढ़ के जो ऐसे लोग थे, जो साहित्यकार थे, जिनकी रुचि इस फील्ड में थी, उसमें प्रमुख रूप से मैं नाम उल्लेख करना चाहूँगा डॉक्टर मन्नूलाल यदू जी का, और इसमें पवन दीवान जी का भी बहुत बड़ा योगदान था। तो उन लोगों से मैंने अनुरोध किया और 2006 में मैंने पहला प्रोजेक्ट इसमें सैंक्शन किया था कि एज एमडी टूरिज्म बोर्ड कि आप छत्तीसगढ़ में राम वनगमन को चिन्हांकित करें और उसके लिए एक पर्यटन परिपथ के रूप में लेकर के हम उसको विकसित करें। वो परियोजना तैयार हुई। उसके पश्चात 2014 में केंद्र सरकार ने राम वनगमन मार्ग को शामिल करने का निर्णय लिया। उसमें पूरे भारतवर्ष में 151 स्पॉट ऐसे थे जिसको दिल्ली की संस्था ने चिन्हांकित किया था, और उसमें केंद्र सरकार ने 52 जगहों को विकसित करने का निर्णय लिया था, जिसमें छत्तीसगढ़ का सिर्फ एक स्थान था, जगदलपुर। उसके पश्चात डॉक्टर मन्नूलाल यदू के नेतृत्व में जिन लोगों ने छत्तीसगढ़ में काम किया था उन्होंने केंद्र सरकार में गए, तत्कालीन उन्होंने मंत्री जी से मिले और सारे लोगों से मिल करके फिर ये निर्णय हुआ कि छत्तीसगढ़ के 9 परिपथ को, 9 डेस्टिनेशंस को उसमें विकसित किया जाएगा। कहाँ से छत्तीसगढ़ में सर की शुरुआत होगी, क्योंकि लोगों की आस्था राम से जुड़ी हुई है और लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कब ये राम वनगमन पथ चालू होगा और लोगों को जाने का मौका मिलेगा। किस तरीके की सोच है, कॉन्सेप्ट है, क्या सोचा है आपने? छत्तीसगढ़ में अयोध्या से निकलने के बाद कोरिया जिले में जो सीधी मध्य प्रदेश के सीधी जिले से जो सीमा लगती है, हरचौका एक जगह है, वहां से रामचंद्र जी का वनगमन दंडकारण्य में प्रारंभ हुआ था और वहां से बैकुंठपुर, सूरजपुर, अंबिकापुर से कोरबा होते हुए शिवरी नारायण से सिरपुर, सिरपुर से आरंग से राजिम, सिहावा, कांकेर, केशकाल, गढ़धनोरा, चित्रकूट होते हुए रामोराम से कोंटा तक ये एक मार्ग चिन्हित किया गया है। और इसमें जो सोच हमारी विकसित हो रही है वो ये है कि पहली बात तो ये है कि जैसे उसमें शिवरी नारायण है, आज यदि आप शिवरी नारायण जाते हैं तो आप मंदिर के दर्शन करते हैं और दर्शन करके वापस आ जाते हैं। आपको कहीं पर भी ये फील नहीं होता कि आप राम वनगमन के में चल रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हम हरचौका से लेकर के कोंटा तक उस पूरे मार्ग में जितने भी हम लोगों ने 75 स्थान आइडेंटिफाई किए हैं जिनको विकसित करना है। बिल्कुल, तो उम्मीद है कि ये परिकल्पना जल्दी साकार हो और लोगों को उस पथ पे चलने का मौका भी मिले। सर, वन विभाग में भी आप हैं, प्रमुख के तौर पर हैं, जैसे आपने वनौषधि की बात की, मुख्यमंत्री का भी कॉन्सेप्ट है कि वन के जो उपज हैं वहाँ से जो आदिवासी हैं वहाँ रहने वाले, उनको अच्छी खासी इनकम वहाँ से हो जाए उनके जरिए। इसको लेके किस तरीके की सोच है, कैसे इनकम बढ़ेगी उनकी? इसमें 2 बातें हैं। एक, अभी हम लोगों ने एक वर्कशॉप किया था स्टेट लेवल का, जिसमें हम लोगों ने 1200 जो पारंपरिक वैद्य हैं उनको चिन्हांकित किया है। हमारे पास उनका पूरा डाटा बैंक है, उनका नाम, पता, एड्रेस और वो किस बीमारी का इलाज करते हैं। इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि हम, पहली चीज तो है कि लाइसेंस टू प्रैक्टिस ये सिस्टम लाएं। दूसरा, वो जो दवाइयां यूज करते हैं उन दवाइयों का सर्टिफिकेशन, ये 2 चीज हमारा मुख्य फोकस है। और वर्तमान में वन विभाग ने कुछ वन औषधालय खोले हुए हैं पूरे प्रदेश में, लगभग 40 वन औषधालय हैं जहां पर पारंपरिक वैद्य पारंपरिक जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं और उनको हम 250 रुपए जो है एक दिन का मानदेय भी देते हैं। लेकिन ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड नहीं है। आज उनके पास प्रैक्टिस करने का लाइसेंस नहीं है, न ही उन दवाइयों का सर्टिफिकेशन है। तो यदि कभी कोई घटना ऐसी हो गई
तो वैसी स्थिति में एक विवादास्पद स्थिति निर्मित हो सकती है। तो इसीलिए जो है हम लोगों ने ये वर्कशॉप करके एक इस दिशा में हम काफ़ी प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि हम आने वाले 6 महीने से 1 साल के अंदर हम इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर लेंगे। जहाँ तक अन्य लघु वनोपज की बात है, छत्तीसगढ़ में हम यदि तेंदुपत्ते को छोड़ दें तो इसके अलावा जो इमली, महुआ, हर्रा, बहेड़ा, आंवला, लाख, इनका पूरे प्रदेश में लगभग 1000 करोड़ से ऊपर का व्यापार है आज की स्थिति में, और लगभग 500 करोड़ का व्यापार केवल बस्तर संभाग से है। चूंकि ये वनोपज राष्ट्रीयकृत वनोपज नहीं है तो सरकार इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर विभाग भी खरीद सकता है, एक प्राइवेट व्यक्ति भी खरीद सकता है। अब आप कल्पना कीजिए कि एक हाट बाजार में एक वनवासी 5 किलो 6 किलो इमली लेकर के 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर से आता है। शासकीय व्यवस्था में नगद भुगतान करने का प्रावधान नहीं है, तो वो व्यक्ति यदि शासकीय विभाग के पास यदि अपना वनोपज बेचने के लिए आता है तो हम उसका रजिस्टर में नाम एंट्री करते हैं, उसका अकाउंट नंबर चाहिए, उसके खाते में 1 हफ्ते 10 दिन के बाद पैसा जाएगा। तो वहीं पर एक प्राइवेट व्यक्ति वो न्यूनतम समर्थन मूल्य से भी 2 रुपए 3 रुपए यदि कम देता है, लेकिन वो नगद भुगतान करता है, तो वो नगद पैसा लेकर के वो वनवासी अपनी दैनंदिनी की जरूरत की चीजें खरीद करके वापस चला जाता है। यदि हम एक ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करें जिसमें सिर्फ न्यूनतम समर्थन मूल्य पर यदि वनवासी को कीमत मिलने लगे तो अकेले बस्तर में कम से कम 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आय वनवासियों की होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लघु वनोपज के प्रसंस्करण और संग्रहण से आय में वृद्धि का एक अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से इसको एक रखा है, और इसमें हम लोगों ने काफी इंटेंसिव मार्केट सर्वे करके हम लोगों ने हाट बाजार वाइज हमारे पास पूरा डाटा है कि किस हाट में किस बाजार में कौन सा वनोपज कितनी मात्रा में आता है और उसका ट्रेड पैटर्न क्या है, साल भर का आउटटर्न क्या है, उसका रेट क्या है, ये पूरा डाटा आज हमारे पास में है। तो पूरे प्रदेश में हम ऐसे 3500 हम हाट बाजार केंद्र विकसित कर रहे हैं। इन हाट बाजार केंद्रों पे महिला स्व सहायता समूह जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन में रजिस्टर्ड हैं, ये महिला स्व सहायता समूह वहां पर क्रय करेंगी। उसके बाद हम पूरे प्रदेश में 139 प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर खोल रहे हैं। प्राइमरी प्रोसेसिंग का तात्पर्य यह होता है कि जो वनोपज संग्रहण केंद्र पे आया उसको छटाई करके अच्छी क्वालिटी का छांट करके निकालना। सिर्फ हम इतना कर देते हैं तो उससे करीब करीब 10 से 15% उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। आज स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़ का सारा जो वनोपज है वो एज इट इज प्रदेश के बाहर चला जाता है और यहाँ के लोगों को जो मिलना चाहिए कीमत वो नहीं मिल पाता है। तो ऐसे हम 139 प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर खोल रहे हैं जहां पर 8 से 10 महिला स्व सहायता समूह वो उसका प्राइमरी प्रोसेसिंग का काम करेंगी। सर ये बड़ी अच्छी योजना है। एक समस्या जो आती है आमतौर पे हमारे यहाँ देखते हैं वन विभाग को लेकर, जंगली जानवरों की बात आती है। एक हाथी वाली बड़ी समस्या बनी हुई है, काफ़ी हल ढूंढने की कोशिश की, हम उसका हल नहीं ढूंढ पा रहे हैं, या कुछ जंगली जानवरों के शिकार की बातें बीच बीच में आती है। उसके लिए भी क्या आप लोगों ने कुछ योजना बनाई है, क्योंकि आप यहाँ बैठे हैं इसलिए लोगों की उम्मीदें और ज़्यादा है। हाथियों के संबंध में एक विशेष बात मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि ब्रिटिश गजेटियर जो बिलासपुर जिले का है उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि औरंगजेब के समय तक मुगल शासक बिलासपुर के क्षेत्र से हाथी खरीद के जाते थे। बिल्कुल नई बात बताई। इसके अलावा बिलासपुर क्षेत्र में जितने भी आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस हुए हैं उसमें ऐसे सिक्के मिले हैं जिसमें हाथी निशान है। एक फोर्सिथ की किताब है हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, वो वाइल्ड लाइफ के लिए बड़ी स्टैंडर्ड किताब मानी जाती है। उसमें भी उन्होंने सेंट्रल इंडिया में हाथियों की उपलब्धियों के विषय में लिखा है। 18वीं शताब्दी के आसपास कभी भूकंप आया था और उसमें ये हाथी पूरे माइग्रेट हो गए। हाथी बहुत सेंसिटिव एनिमल होता है। हाथी के बारे में ये कहा जाता है कि वो रेल की पटरी पे पैर रख करके उसको ये अंदाज हो जाता है कि ट्रेन कितनी दूर है, उसके हिसाब से वो रेलवे लाइन क्रॉस करता है। और इसीलिए एनिमल किंगडम में यदि हम बात करें तो हाथी को सबसे बुद्धिमान पशु माना गया है। 1982 के आसपास सरगुजा में
झारखंड और बिहार से हाथियों का माइग्रेशन शुरू हुआ था। अब आप देखिए कि पहले 4 आए, आज उनकी संख्या बढ़ करके लगभग 350 हो गई है। तो या तो उनको यहां का हैबिटेट पसंद आ रहा है, अब ब्रीडिंग भी चालू हो गई है, उनके पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है। तो हाथियों को वापस भेजना ये संभव नहीं है, ये वापस नहीं जाएंगे। अभी मैं आपको एक इंटरेस्टिंग घटना बताऊंगा कि आरंग के पास से 2 हाथी गढ़चिरौली तक गए और वापस आ गए उसी मार्ग से। तो सर इसे क्या हाथियों के घर वापसी के तौर पे देखें, जैसा आप बता रहे हैं? मैं तो व्यक्तिगत रूप से यही मानता हूं कि ये अपने मूल स्थान की ओर वापस लौट रहे हैं। फिर आम लोगों से वो तारतम्य क्यों नहीं बन रहा? कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति जो है, देखिए, जब ये अंबिकापुर में पहले माइग्रेट किए 80 के दशक में, तो अंबिकापुर में बहुत ज्यादा घटनाएं हुई ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट की। यदि आप पिछले 5 साल का डाटा निकालेंगे तो अंबिकापुर में घटनाएं कम हुई हैं। घटनाएं अब बढ़ी हैं धर्मजयगढ़, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर, क्योंकि हाथी अब नीचे आ रहे हैं। तो एक चीज ये मैं ये मानता हूं कि शायद अंबिकापुर में लोग हाथियों के साथ रहना सीख गए हैं, लेकिन धर्मजयगढ़, रायगढ़, कोरबा, बिलासपुर इस क्षेत्र में घटनाएं बढ़ी है। तो यहां के लोग, मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत ज्यादा जागरूकता की आवश्यकता है, क्योंकि अब उनके साथ में रहना सीखना पड़ेगा। और मैं तो ये मानता हूं कि आने वाले समय में छत्तीसगढ़ एलिफेंट स्टेट के नाम से जाना जाएगा और एलिफेंट टूरिज्म यहां का लिए एक बहुत बड़ा बून साबित है। तो सर ये जो आप बता रहे हैं, क्या 18वीं सदी में भी हाथी इस प्रकार का नुकसान किया करते रहे होंगे, ऐसा लगता है आपको? नहीं, अभी देखिए, सबसे अच्छा मैनेजमेंट जो एलिफेंट स्टेट अपने यहाँ भारतवर्ष में है उसमें कर्नाटक और केरला है, और सबसे अच्छा मिनिमम ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट के केसेस हैं कर्नाटका में। कर्नाटका में जो एलिफेंट के साथ में जो ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट है या मैनेजमेंट जो सिस्टम है, वो प्रैक्टिस सबसे अच्छा माना गया है। तो छत्तीसगढ़ से भी टीम गई है, कर्नाटक का अध्ययन करके आई है, और यहाँ पर भी हम लोगों ने एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला की थी जिसमें एलिफेंट एक्सपर्ट्स आए थे। केरला, कर्नाटक, उड़ीसा से सीनियर ऑफिशियल्स आए थे और उनके साथ एक काफ़ी ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन 2 दिन का हुआ था, और उसकी रिकमेंडेशन भी आ चुकी है और उसके हिसाब से हम काम शुरू करेंगे। एक बहुत बड़ा कदम जो इस दिशा में राज्य सरकार ने उठाया है वो लेमरू एलिफेंट रिजर्व का जो घोषणा की गई है, जिसमें लगभग 1100 स्क्वायर किलोमीटर से अधिक का जो वन क्षेत्र है वो एलिफेंट रिजर्व के लिए आरक्षित किया गया है। और इसको हम लोगों ने करीब 90 करोड़ रुपए का प्रावधान भी इसमें कैंपा मद में रखा है, जिसमें काम हमारा नेक्स्ट ईयर शुरू हो जाएगा। सर वैसे तो बहुत व्यस्त रहते होंगे आप, लेकिन खाली समय जब मिलता है तो क्या करना पसंद करते हैं? मेरा आज भी फिक्स रूटीन है, किताबें पढ़ने का मुझे बहुत शौक है। मेरी बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, कभी आइए तो मैं आपको दिखाऊंगा। और आज भी फुर्सत के समय में मैं किताबें पढ़ना पसंद करता हूं। किताबें मेरी गाड़ी में, घर में, मेरे ऑफिस में हमेशा रखी रहती है। जब भी मुझे मौका मिलता है, मेरी पहली प्राथमिकता जो है वो किताब पढ़ने की है। इसके अलावा ब्रिज खेलने का मुझे बहुत शौक है, तो छुट्टी के दिन हमारा 2 से 6 टाइम फिक्स रहता है, संडेज एंड हॉलीडेज। अब कल से 3 दिन की छुट्टी रहेगी, तो हमारा 3 दिन 2 बजे से 6 बजे तक हम ब्रिज खेलेंगे। तो पहली प्राथमिकता मेरी आज भी रीडिंग है, और उसके बाद अवकाश के दिनों में ब्रिज खेलने के लिए। तो काफ़ी डिसिप्लिन लाइफ आप जीते हैं, और शायद किताब जो है सबसे अच्छी दोस्त कही जाती है, आपके साथ हमेशा रहती है। यही वजह है कि आप जहाँ भी काम करते हैं लोकप्रियता मिलती है और एक छाप अपनी आप छोड़ जाते हैं। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए आपका। एक आखिरी लाइन और बोलूंगा, एक घटना मैं छोटी सी शेयर करूंगा यदि थोड़ा वक्त हो तो। मैं 1984 में सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने के लिए भोपाल गए हम लोग, तो 12-13 दिन रुकना था। तो मेरे एक मित्र थे, उसके पिताजी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज हुआ करते थे, तो श्यामला हिल्स भोपाल में जो टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसके प्रिंसिपल के नाम से लेटर लेके गए थे हम लोग। भोपाल रेलवे स्टेशन में उतरे, सेंटर था हमारा हमीदिया कॉलेज। तो मैंने अपने मित्र से कहा कि यार श्यामला हिल में रुकने से अच्छा है हमीदिया कॉलेज के पास किसी होटल में रुक जाते हैं। तो संगम होटल में कमरा नंबर 112 में हम लोग रुके। अच्छा, नंबर भी याद है? 6 दिन के बाद शाम को 6 बजे बैठ करके मैं हिसाब लगाया, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, रूम का रेंट। तो मैंने अपने मित्र से कहा यार अभी 9 दिन और रुकना है और मेरे पास पैसे है नहीं, तो क्यों ना श्यामला हिल्स में शिफ्ट हो जाते हैं।
शाम को 8 बजे के आसपास हम लोग होटल चेकआउट किए और श्यामला हिल्स में शिफ्ट हो गए। रात को 1:30 बजे यूनियन कार्बाइड गैस लीक हुआ और संगम होटल के ग्राउंड फ्लोर का एक भी आदमी जिंदा नहीं बचा था। वो घटना मेरे लाइफ का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि उस दिन मैंने ये बात मेरे जहन में आई कि यदि इंसान के पास पैसे ना हो तो भी उसको ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। क्या मालूम उसके दिमाग में और कोई योजना हो। मुझे आज भी लगता है कि यदि शायद मेरे जेब में पैसे होते तो मैं होटल खाली नहीं करता। वो पैसे जानलेवा हो सकते, वो जानलेवा हो सकते थे। वो एक चीज जो है सोचने के लिए एक परिवर्तन जिसको कहते हैं वो। दूसरा ये है कि मैं आर्ट ऑफ लिविंग से बहुत जुड़ा हुआ हूँ। तो आज भी मेरा रूटीन है, ठंड गर्मी बरसात साल में सुबह 6:30 बजे उठना है। 6:30 बजे उठ करके कुछ बेसिक एक्सरसाइज मेडिटेशन करना है। 10 बजे अपने काम पे निकल जाना है। शाम को 6 बजे के बाद कोई काम करने में विश्वास नहीं करता। जितना पढ़ने के बाद जो समय मिलता है वो मैं फैमिली के साथ में बिताता हूँ या दोस्तों के साथ में बिताता हूँ। ट्रैवलिंग का मुझको बहुत शौक है। हर साल हम लोग बहुत ऐसी जगहों पे जाते हैं जहाँ नॉर्मल टूरिस्ट नहीं जाते हैं। उन जगहों पे वहाँ का कल्चर, सिविलाइजेशन, इस सब चीज़ों के अध्ययन का बहुत शौक है। और 2 चीज़ें मैं लोगों से कहना चाहूँगा कि सुबह उठते ही यदि पहला प्रश्न हम अपने आप से पूछें कि मैं कौन हूँ, और रात को सोने से पहले एक प्रश्न अपने आप से पूछें कि क्या मैंने आज का दिन जस्टिफाई किया है। ये 2 चीज़ आपके जीवन में परिवर्तन ला देंगी। और मैं हमेशा ये सोच करके जीता हूँ, लिव लाइक यू नेवर हैव एनी टुमारो। बिल्कुल सर, आपसे बात करने के लिए जब हम आए थे तब तो लगा था किसी अधिकारी से बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ज्ञान की बातें भी आपने बताई और हर क्षेत्र की बातें बताई, संस्कृति से लेकर आध्यात्म तक। वाकई आपका जीवन जो है रीड करने लायक, पढ़ने लायक और बहुत कुछ सीखने लायक भी है। बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका हमारे साथ बात करने के लिए। तो अफसरनामा में एक ऐसे अफसर थे जो अपने कामों के जरिए जिन्होंने छाप तो छोड़ी है, उनकी जो निजी जीवन है, उनकी जो डिसिप्लिन है, वो भी लोगों को प्रेरित करती है और ये बताती है कि जीवन में किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, किस तरीके से जिया जा सकता है और किस तरीके से खुश रहते हुए हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ काम किया जा सकता है। अफसरनामा में मुलाकात अगली बार फिर किसी हस्ती के साथ, तब तक दीजिए इजाजत।